अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं हूं आपका केमिकल मेंटोर और मैं आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज के हमारे टॉपिक का नाम है टन्स ऑफ रेफ्रिजरेशन। आप लोग अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ये सुनते होंगे या फिर ये कहते होंगे कि हमने 1 टन का एसी ले लिया, हमने 1.5 टन का एसी ले लिया। तो आया इस 1 टन या 1.5 टन एसी से क्या मुराद है? तो टन्स ऑफ रेफ्रिजरेशन या टन्स ऑफ एयर कंडीशनिंग को समझने के लिए हम चलते हैं अपने टॉपिक के बाकायदा आगाज़ की तरफ। तो दोस्तों, आज से पहले हम में से बेशतर लोग शायद यही बात समझते होंगे कि 1 टन या 1.5 टन एसी से मुराद उसका वज़न है। मतलब हम में से बेशतर लोग शायद यही बात समझते होंगे कि 1 टन एसी से मुराद उसका वज़न 1000 किलो है, 1.5 टन एसी से मुराद उसका वज़न 1500 किलो है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ, 1 टन या फिर 1.5 टन एयर कंडीशनिंग या रेफ्रिजरेशन का ताल्लुक़ उसके वज़न के साथ नहीं होता। तो आया इसका ताल्लुक़ किसके साथ होता है? तो दोस्तों, आप इस बात से बखूबी वाकिफ़ होंगे कि पुराने वक्तों में लोग ग्लेशियर से बर्फ़ को उठाते थे और उससे अपनी रोज़मर्रा की कूलिंग से रिलेटेड ज़रूरियात को पूरा कर लेते थे। इसी तरीके से आपने हालिया कुछ वक्तों में ये देखा होगा कि जब हमारे यहाँ किसी की फौतगी होती थी तो हम उस डेड बॉडी के गिर्द बर्फ़ के बड़े बड़े ब्लॉक्स रख देते थे। तो आया उस डेड बॉडी के गिर्द बड़े बड़े बर्फ़ के ब्लॉक्स रखने का हमें क्या फ़ायदा होता था? उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता था कि उस जगह पर जहाँ वो डेड बॉडी पड़ी है वहाँ पर एक कूलिंग इफ़ेक्ट प्रोड्यूस हो जाता था और दूसरा, वो डेड बॉडी गलने सड़ने से बच जाती थी। तो दोस्तों, अभी मैंने आपके सामने बर्फ़ का ज़िक्र किया, तो अब मैं आपको समझाता हूँ कि 1 टन एसी या 1 टन एयर कंडीशनिंग से क्या मुराद है। तो देखें, ये हमारी इस वीडियो का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है और आपने इस पार्ट को बहुत ही गौर से समझने की कोशिश करनी है। फ़र्ज़ कर लें हमारे इस कमरे में कहीं पर 1 टन बर्फ़ का ब्लॉक मौजूद था। तो हमने क्या काम करना है, हमने उसको किसी भी एक्सटर्नल सोर्स से हीट नहीं देनी ताकि वो पिघल सके। ठीक है, हमने ना तो उसको फ़ैन के ज़रिए हीट देनी है, ना ही हमने किसी हीटर के ज़रिए उसको हीट देनी है। तो वो बर्फ़ पिघलेगी, मगर वो बर्फ़ किसके ज़रिए पिघलेगी? वो एटमॉस्फेयर की हवा से हीट लेगी और पिघलना शुरू करेगी। तो एक्चुअली यहाँ पर हो क्या रहा होगा? यहाँ पर एक्चुअली ये हो रहा होगा कि वो बर्फ़ पिघल तो रही है, मगर वो कहाँ से हीट ले रही है? वो एटमॉस्फेयर की हीट को रिमूव कर रही है, मतलब एटमॉस्फेयर की हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रही है और क्या कर रही है? कूलिंग इफ़ेक्ट प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपने बात समझनी है वो ये है कि 1 टन बर्फ़ एक दिन में एटमॉस्फेयर की जितनी हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है या एटमॉस्फेयर की हीट को रिमूव करके कूलिंग इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करती है, उतना ही हमारा 1 टन का एसी क्या काम करता है? ये एटमॉस्फेयर की हीट को एब्जॉर्ब करता है, मतलब एटमॉस्फेयर की हीट को रिमूव करके कूलिंग इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करता है। असल में होता क्या है कि हमारा जो 1 टन का एसी है उसमें रेफ्रिजरेंट मौजूद होता है। वो रेफ्रिजरेंट क्या काम करता है? वो एटमॉस्फेयर की हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब एटमॉस्फेयर की हीट को रिमूव करके कूलिंग इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे हमने क्या काम किया है? यहाँ पे हमने 1 टन बर्फ़ को कंपेयर किया है किसके साथ? 1 टन एसी के साथ, कि 1 टन बर्फ़ एक दिन में जितनी हीट को एब्जॉर्ब करके, एटमॉस्फेयर की जितनी हीट को एब्जॉर्ब करके कूलिंग इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करती है, उतना ही हमारा 1 टन का एसी क्या काम करता है? एटमॉस्फेयर की हीट को एब्जॉर्ब करके कूलिंग इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करता है। तो दोस्तों, इससे पहले हमने बर्फ़ का ज़िक्र किया था और हमने 1 टन बर्फ़ को 1 टन एसी के साथ मैच किया था। तो
अब जो है हम क्या काम करेंगे, हम कुछ कैलकुलेशंस करेंगे और ये देखेंगे कि 1 टन एसी 1 घंटे में एटमॉस्फेयर से कितनी हीट रिमूव करके कूलिंग इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, मगर यहाँ पर हम जो कैलकुलेशंस करेंगे वो बर्फ़ के लिहाज से, आइस के लिहाज से करेंगे, चूँकि हमने उसको स्टैंडर्ड माना है। चूँकि हमने ये बात पहले भी की है कि जितनी हीट 1 टन बर्फ़ रिमूव कर देती है, जितना कूलिंग इफ़ेक्ट 1 टन बर्फ़ प्रोड्यूस करती है एक दिन में, उतना ही कूलिंग इफ़ेक्ट हमारा 1 टन का एसी प्रोड्यूस करता है। तो देखें यहाँ पर आपने जो एक बात याद रखनी है वो ये है, वो एक कंसेप्ट है हमारे पास लेटेंट हीट का। देखें आपको एक तस्वीर दिखाई जा रही होगी जिसमें आपको एक तरफ बर्फ़ नज़र आ रही होगी और दूसरी तरफ आपको पानी नज़र आ रहा होगा। एक्चुअली यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ पर बर्फ़ पिघलकर पानी में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, यहाँ पर आप एक बात गौर कर रहे होंगे कि बर्फ़ जब एटमॉस्फेयर से हीट लेकर पानी में कन्वर्ट हो रही है तो इसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, इसकी फेज़ चेंज हो रही है। मतलब ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है। तो जब किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर चेंज ना हो, फेज़ चेंज हो, तो उसे हम कहते हैं लेटेंट हीट। तो अब हम आते हैं इसकी एक वैल्यू की तरफ। देखें आइस की जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है वो कितनी है, 334 किलो जूल पर केजी। ये एक दिन के लिहाज से है। इसका मतलब ये है कि एक दिन में 1 केजी बर्फ़ एटमॉस्फेयर से कितनी हीट को एब्जॉर्ब करती है, वो है 334 किलो जूल। एनर्जी को, हीट को एब्जॉर्ब करती है और कूलिंग इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो ये वैल्यू थी दिन के लिहाज से और केजीज़ के लिहाज से। हम इसको टन और आर में कन्वर्ट करके देखते हैं। तो मैंने पिछली वैल्यू उठाई पॉइंट नंबर 1 की, वो कितनी थी, 334 किलो जूल केजी इंटू डे। ठीक है, एक टन में 1000 केजी होते हैं। दूसरा पॉइंट हम कर रहे हैं एक दिन में 24 घंटे होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जवाब आएगा 13,916। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये पता लगा कि 1 टन बर्फ़ 1 घंटे में एटमॉस्फेयर से कितनी हीट को जज़्ब करती है, एटमॉस्फेयर से कितनी हीट को रिमूव करती है, वो है 13,916 किलो जूल की एनर्जी को, हीट को एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करती है, मतलब एटमॉस्फेयर से रिमूव कर देती है। अब इसी कैलकुलेशन को हम देखते हैं सेकंड के लिहाज से, मिनट के लिहाज से। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 2 की कैलकुलेशन को आप उठाएंगे और उसको वैल्यू को आप पॉइंट नंबर 3 में पुट कर देंगे। चूँकि हम इसको मिनट के लिहाज से देख रहे हैं तो 1 आवर में 60 मिनट होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जब 13,916 को आप 60 पे डिवाइड करेंगे तो हमें पता ये लगेगा कि 1 टन बर्फ़ 1 मिनट में एटमॉस्फेयर से कितनी हीट को एब्जॉर्ब करती है, मतलब कितनी हीट को रिमूव करती है और कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, वो है हमारे पास 231, मतलब 232 किलो जूल एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है, रिमूव करती है एटमॉस्फेयर की। ठीक है, अब हम इसको सेकंड्स के लिहाज से देखेंगे। देखिए हमने जो तीसरे पॉइंट पे जो वैल्यू निकाली थी उसी वैल्यू को आपने पॉइंट नंबर 4 पे जाके पुट कर देना है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे देखना है कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता लगा कि 1 सेकंड में 1 टन बर्फ़ कितनी किलो जूल एनर्जी को एटमॉस्फेयर से रिमूव करती है या एब्जॉर्ब करती है, वो हमारे पास कितनी है, 3.86 किलो जूल। ठीक है, यहाँ पर उसने किलो वाट लिखा हुआ है। इसकी वजह क्या है, चूँकि किलो जूल पर सेकंड जो है किसके बराबर होता है, किलो वाट के बराबर होता है। मिनट से कट जाएगा, टन्स हमने चूँकि स्टैंडर्ड माना है। ठीक है, तो उसको टन्स को हमने स्किप कर देना है यहाँ से। तो ये एक थ्योरेटिकल वैल्यू है। प्रैक्टिकल वैल्यू इसकी कितनी है, 3.5। ठीक है, आपको पता है कि थ्योरेटिकल वैल्यू में हम लॉसेस नहीं निकालते, प्रैक्टिकल वैल्यू में हम लॉसेस को इंक्लूड कर देते हैं। तो यहाँ से हमें ये पता लग रहा है कि 1 टन एसी 1 सेकंड में प्रैक्टिकली अगर देखा जाए
कितनी हीट को जो है एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करता है या एटमॉस्फेयर से रिमूव करता है, वो है 3.5 किलो जॉल, मतलब 3.5 किलोवाट। ठीक है, तो अक्सर ये कैलकुलेशन आपको BTU के लिहाज से भी नज़र आती है, तो हम इसी किलोवाट को अब किस में लेके जाएंगे, BTU में लेके जाएंगे। ठीक है, तो ज़रा गौर कीजिएगा, 1 किलोवाट में मैं 5th पॉइंट देख रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं, 1 जॉल में 1 वाट बराबर होता है जॉल पर सेकंड के। ठीक है, 1 कैलोरी में 418 जॉल होते हैं, 1 BTU में 252 कैलोरी होते हैं और 1 आवर में 3600 सेकंड होते हैं। यहाँ पे सब चीज़ें कट जाएंगी। ठीक है, सब यूनिट्स कट जाएंगे, सिर्फ हमारे पास जो बचेगा वो होगा BTU और हमारे पास बचेगा R। ठीक है, हमारे पास जवाब आ रहा है 11,962 जो कि तकरीबन बनता है 12,000 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से हमें यह पता लग रहा है कि 1 टन AC 1 घंटे में एटमॉस्फेयर से कितनी हीट को रिमूव करता है, 12,000 BTU की हीट को रिमूव करता है और कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो अगर आप इसी वैल्यू को 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या हासिल होगा, 18,000। इसका मतलब 1.5 टन AC 1 घंटे में कितनी हीट को जो है एटमॉस्फेयर से रिमूव करता है, वो है 18,000 BTU। इसी तरीके से अगर आप 12,000 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 24,000 BTU पर आवर। इसका मतलब यह है कि 2 टन का AC 1 घंटे में क्या काम करता है, 2 टन का AC 1 घंटे में 24,000 BTU की एनर्जी को एटमॉस्फेयर से रिमूव कर देता है और क्या प्रोड्यूस करता है, कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। तो दोस्तों, कैसा रहा आज का टॉपिक? उम्मीद है आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो इस टॉपिक से रिलेटेड आपको मज़ीद कुछ क्वेश्चन होंगे तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।